नमस्कार। आज हम भारत पर मिले कुछ स्रोतों की गहराई में जा रहे हैं। एक ऐसा देश जो अपने साइज, अपनी विविधता, अपनी अर्थव्यवस्था के कारण हमेशा चर्चा में रहता है। हमारा मकसद है इन दस्तावेजों से वो खास बातें निकालना जो सबसे अहम और दिलचस्प हैं। चलिए एक बुनियादी लेकिन बड़े दमदार तथ्य से शुरू करते हैं। भारत की आबादी हाँ। अब दुनिया में सबसे ज्यादा है। जी हाँ। लगभग 1.44 से 1.46 अरब लोग। हाँ, बहुत ज्यादा। बिल्कुल। और क्षेत्रफल देखें तो हाँ, क्षेत्रफल के हिसाब से ये दुनिया का 7वां सबसे बड़ा देश है। और विविधता, करीब 22 आधिकारिक भाषाएं हैं यहाँ। सही कहा। और ये जो विशालता और विविधता है ना, ये सीधे तौर पर अर्थव्यवस्था से भी जुड़ती है। इन स्रोतों के मुताबिक भारत नॉमिनल जीडीपी मतलब मौजूदा बाजार कीमतों पर कुल आर्थिक उत्पादन, उसके हिसाब से दुनिया की चौथी या शायद 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है। चौथी या 5वीं? ये तो बहुत बड़ी बात है। जी, आंकड़ा लगभग 4 से 4.4 ट्रिलियन डॉलर का है। 4 ट्रिलियन डॉलर से ज्यादा। और हाल की आर्थिक विकास दर मतलब ग्रोथ रेट, वो भी तो तेज बताई जा रही है। हाँ, हालिया आंकड़े तो काफी मजबूत हैं। जैसे वित्त वर्ष 25 की चौथी तिमाही में करीब 7.5% की ग्रोथ। 7.5%? हाँ, और पूरे साल के लिए भी लगभग 6.5% की दर रही है। और IMF जैसे अंतर्राष्ट्रीय संस्थान भी कह रहे हैं कि रफ्तार अगले साल भी 6.5% से 6.5% के बीच बनी रह सकती है। ये तो काफी प्रभावशाली आंकड़े हैं। अच्छा, ये जो इतनी बड़ी इकोनॉमी है, इसमें किन क्षेत्रों का मतलब सेक्टर्स का योगदान सबसे ज्यादा है? दिलचस्प बात यह है, और ये कई लोग शायद जानते भी हों, कि भारत की अर्थव्यवस्था मुख्य रूप से सेवा क्षेत्र मतलब सर्विसेज पर निर्भर है। जीडीपी का करीब 55% हिस्सा वहीं से आता है। अच्छा, आधे से ज्यादा? जी। इसके बाद आता है उद्योग क्षेत्र करीब 26 से 28%, और फिर कृषि लगभग 17-18%। तो ये दिखाता है कि अर्थव्यवस्था किस तरह से एक तरह से आधुनिक हो रही है। लेकिन यहाँ एक सवाल उठता है। अर्थव्यवस्था का साइज तो बहुत बड़ा है, पर इसका असर आम नागरिक पर कितना पड़ रहा है? यहीं पर वो प्रति व्यक्ति जीडीपी का आंकड़ा जरूरी हो जाता है ना। आपने बिल्कुल सही पॉइंट उठाया। यही सबसे बड़ा कॉन्ट्रास्ट है। इतनी बड़ी अर्थव्यवस्था होने के बावजूद जब हम इस पूरी जीडीपी को पूरी आबादी में बांटते हैं तो प्रति व्यक्ति जीडीपी का आंकड़ा बहुत ज्यादा नहीं है। लगभग 2800 से $3000 नॉमिनल। सिर्फ $3000? हाँ, लगभग। और इस वजह से भारत की जो ग्लोबल रैंकिंग है वो 136वें से 148वें स्थान के बीच कहीं आती है। ये साफ दिखाता है कि आर्थिक विकास का जो फायदा है वो हर किसी तक बराबर नहीं पहुंच रहा है, मतलब असमानता है। तो एक तरफ इतनी तेज ग्रोथ और दूसरी तरफ प्रति व्यक्ति आय इतनी कम। यहाँ पर भारत की जो युवा आबादी है, जिसे डेमोग्राफिक डिविडेंड कहते हैं, उसकी भूमिका बहुत दिलचस्प हो जाती है। स्रोतों में इसका जिक्र कैसे है? हाँ, ये भारत के लिए एक बहुत बड़ा अवसर माना जाता है। देश की आबादी का एक बड़ा हिस्सा युवा है। अब अगर इन युवाओं को सही शिक्षा मिले, सही स्किल मिले और फिर रोजगार के मौके मिले तो वो उत्पादन भी बढ़ा सकते हैं और खपत भी, इकोनॉमी को डबल बूस्ट। और सरकार की कुछ पहलें भी तो हैं इस दिशा में, जैसे मेक इन इंडिया। बिल्कुल, मेक इन इंडिया जैसी पहलें जिनका मकसद देश को एक मैन्युफैक्चरिंग हब बनाना है, वो इसी दिशा में एक कदम लगती हैं। लेकिन क्या ये इतना आसान है? क्या ये स्रोत चुनौतियों का भी जिक्र करते हैं? क्योंकि अवसर के साथ चुनौतियां तो होंगी ही। बिल्कुल, और चुनौतियां भी उतनी ही बड़ी हैं जितनी की संभावनाएं। सबसे गंभीर मुद्दा शायद रोजगार का है, खासकर युवाओं के लिए। कुछ आंकड़े तो बेरोजगारी दर 45% तक दिखाते हैं युवाओं में। 45%? ये तो बहुत ही ज्यादा है। जी, और महिलाओं की श्रम बाजार में भागीदारी भी एक चिंता का विषय है, वो भी कम है। इसके अलावा अमीर और गरीब के बीच की खाई वो भी बढ़ रही है, ऐसा स्रोत बताते हैं। और शिक्षा और स्वास्थ्य जैसे जो जरूरी सामाजिक क्षेत्र हैं, उनमें सुधार की बहुत गुंजाइश है, पर इन पर सरकारी खर्च अभी भी उतना नहीं है जितना शायद होना चाहिए। तो ये 45% युवा बेरोजगारी दर, ये तो सीधे सीधे उस डेमोग्राफिक डिविडेंड वाले अवसर को चुनौती देता है। सही कहा। ये एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा करता है। क्या भारत अपनी इस युवा आबादी की क्षमता का, इस पोटेंशियल का सही मायने में फायदा उठा पाएगा? ये सिर्फ आर्थिक नीतियों पर ही निर्भर नहीं करेगा, बल्कि सामाजिक सुधारों और अवसरों के समान वितरण पर भी निर्भर करेगा।
तो कुल मिलाकर इन स्रोतों से जो तस्वीर उभर रही है वो ये है कि भारत एक तेजी से बढ़ती आर्थिक शक्ति तो है जिसके पास अपार संभावनाएं हैं, लेकिन उसे गंभीर सामाजिक और आर्थिक चुनौतियों का भी सामना करना पड़ रहा है, खासकर असमानता और रोजगार के मोर्चे पर। सार यही है। अगर हम इसे बड़ी तस्वीर में देखें तो असली और टिकाऊ विकास के लिए सिर्फ जीडीपी के आंकड़े बढ़ाना काफी नहीं होता है। विकास को समावेशी बनाना होगा, मतलब उसका फायदा ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचे। तो इसके लिए क्या करना होगा? इसके लिए रोजगार के मौके बनाना सबसे जरूरी है और साथ ही शिक्षा और स्वास्थ्य जैसे सामाजिक बुनियादी ढांचे में निवेश करना वो भी बेहद जरूरी होगा। तो श्रोताओं के लिए सोचने वाली बात ये निकलती है कि भविष्य में जब दुनिया भर में इतनी अनिश्चितता है, तब क्या भारत अपनी इस बढ़ती आर्थिक ताकत का इस्तेमाल अपनी विशाल आबादी, खासकर जो वंचित तबके हैं, उनके जीवन स्तर को बेहतर बनाने और सामाजिक समानता लाने में प्रभावी ढंग से कर पाएगा? ये एक बड़ा सवाल है।